हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दिस इज आवर न्यू चैप्टर नंबर 4, नेम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। आइए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मींस करंट की हेल्प से मैग्नेट। ये जो नाम है ये हमें बताता है कि मैग्नेट ड्यू टू करंट, हमें करंट की हेल्प से मैग्नेट प्रोड्यूस करना है। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इससे पहले अब तक जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट यूनिट पढ़ा हमने, उसमें हमने एक बात पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या पढ़ते आए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के जब भी कोई चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज, कोई चार्ज, पॉइंट चार्ज रखा होता है, तो कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव रखा हुआ है, तो उसके आसपास एक ऐसा रीजन होता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज लाने पर वो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन महसूस होता है इस वाले चार्ज पर। तो जिस एरिया पे, जिस रीजन से, जितनी डिस्टेंस से एक टेस्ट चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस होता है फिक्स चार्ज पे, से उससे क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है उस स्टैटिक चार्ज की वजह से। इसी तरह से अगर कोई हमारे पास एक मैग्नेट रखा हुआ है, सपोज करो हमारे पास एक सिंपल मैग्नेट है, बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, तो इस मैग्नेट का भी एक रीजन होगा चारों तरफ, जिस रीजन में, जिस एरिया में किसी दूसरे आयरन ऑब्जेक्ट को या मैग्नेट को अगर मैं लेकर आता हूं तो उस पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन। कैसा भी फोर्स हो सकता है वो। तो वो जो फोर्स जिस डिस्टेंस से लगना स्टार्ट हो जाएगा या इसके अराउंड जितने रीजन में वो दूसरा मैग्नेट या अदर आयरन ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इस रीजन को हम इस मैग्नेट का क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो दिस इज द सेम कंसेप्ट एज वी हैव डिस्कस्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये उसी की तरह है बिल्कुल, जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस कर चुके हैं। किसी चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से किसी मैग्नेट की वजह से मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा रीजन हुआ करता है जहां पर दूसरा मैग्नेट या कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाने पर उस पर क्या होता है? एक एक्सपीरियंस किया जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। कोई सा भी फोर्स हो सकता है, वो फोर्स अट्रैक्ट किया जाता है, तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम इलेक्ट्रिक करंट की बेसिस पर पढ़ने जा रहे हैं, उसको सबसे पहले जो रिलेशन बताया था वो ऑयस्टेड ने बताया था। ऑयस्टेड was the first scientist who performed the experiment of magnetic field due to current. तो in his experiment, इसके एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक वायर है, ये कोई वायर है, स्ट्रेट वायर, और इस वायर को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी से। बैटरी या सेल हमने लगाया हुआ है। ये हमारे पास की है। यहाँ कंपास, मैग्नेटिक कंपास हमने रखा हुआ है जो हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन बताता है। ये हमें मालूम है। मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होती है एक स्मॉल मैग्नेट हुआ करता है। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि ये बैटरी में अभी कोई बैटरी से कोई करंट नहीं लिया जा रहा है वायर में, तभी जो कंपास रखा हुआ है हमारा, ये कंपास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगा। इसकी निडल क्या करेगी? डायरेक्शन बताएगी, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ये रहेगा। अब हमने क्या किया? इसको क्लोज कर दिया, यानी कि ऑन कर दिया, तो करंट स्टार्ट होता है इस वायर में। और जैसे ही करंट स्टार्ट हुआ फ्लो होना, तो हमने देखा ये कंपास निडल डिफ्लेक्ट कर गया। इस तरह से क्या हो गया? डिफ्लेक्ट कर गया, घूम गया इधर और इधर। जब तक इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब तक ये कंपास निडल एकदम स्ट्रेट था, अपने ओरिजिनल पाथ पर था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता रहा था, जैसा कि इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट क्या करता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो उसी तरह से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुका हुआ था कंपास निडल।
और जैसे ही हमने इस पे करंट स्टार्ट कराया फ्लो करना, तो करंट के फ्लो होते ही ये डिफ्लेक्ट हो गया, कंपास नीडल क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। फिर से हमने इस करंट को स्टॉप किया, और करंट को जैसे ही हमने स्टॉप किया, ये कंपास नीडल अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आ गया, जैसा था उस डायरेक्शन में वापस आ गया। फिर अगेन हमने क्या किया, बैटरी के टर्मिनल्स बदल दिए, पॉजिटिव इधर और निगेटिव इधर कर दिया, निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। अब करंट ऊपर से आने लगा, तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन मैंने रिवर्स किया, तो ये कंपास नीडल अब इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि पहले से अपोजिट डायरेक्शन में कंपास नीडल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। तब ये हमने ऑब्जर्व किया कि हर बार जब भी वायर में करंट फ्लो होता था, उस कंडीशन में ही कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता था, और अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिया करते हैं, तब कंपास के डिफ्लेक्शन यानी नीडल में होने वाले डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज कर दी जाती है। अब इस ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट निकाला गया, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैंने वायर में करंट फ्लो कराया, तो वायर में करंट फ्लो कराने की वजह से कंपास नीडल में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। अब इसको एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसका। क्या हुआ कि एज वी नो दैट दिस नीडल इज अ स्मॉल मैग्नेट, हमें मालूम है कि ये क्या है, एक स्मॉल मैग्नेट है, और किसी भी मैग्नेट के पास जब मैं दूसरा मैग्नेट लेकर जाऊंगा, तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगेगा। मैग्नेट लेकर जाएं या कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेकर जाएं, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, इस टाइप का कोई मटेरियल लेकर जाता हूं, तब भी इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। बट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त हमने इस बात का ध्यान रखा था कि इसके चारों तरफ कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं था, वायर भी हमने कॉपर या एल्यूमिनियम का ले रखा था। तब क्या था, यानी कि इसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेट नहीं है, जिसकी वजह से ये मैग्नेट क्या हो सके, डिफ्लेक्ट हो सके। तब हमारे माइंड में फिर दूसरी बात आती है कि ये कब डिफ्लेक्ट हुआ, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया। देन वी कैन से दैट जब भी हमने इसमें करंट फ्लो कराया, तो उस करंट की वजह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, मीन्स कहीं ना कहीं करंट के फ्लो होने पर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके चारों तरफ प्रोड्यूस होंगी, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। यानी कि जब किसी वायर से क्या किया, जब किसी वायर से कोई करंट फ्लो होता है, तब उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट लाने पर फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो वी कैन से दैट व्हेनेवर अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अराउंड दैट कंडक्टर, which is called magnetic effect of electric current, and it was first discovered by, or this experiment was performed by Ørsted। ये ऑर्स्टेड के जरिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ करंट, और वी कैन से दैट व्हेनेवर अ करंट फ्लोज थ्रू अ वायर और कंडक्टर, a magnetic field produces around that conductor, which is called magnetic effect of electric current। ये इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, करंट के फ्लो होने की वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस हो जाना कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट क्लियर टू ऑल। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो हमें बताता था रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, इसकी पूरी कंडीशन समझते हैं कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट वायर में फ्लो होने वाले करंट की वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ वी आर मूविंग बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ क्या बताएगा, इसको समझते हैं हम। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, अब हमने ये जान लिया कि किसी वायर में करंट फ्लो कराओ तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को पढ़ेंगे कि हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय अ करंट व्हेन फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर से जब कोई करंट फ्लो करता है तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका मैग्नीट्यूड जानेंगे, जिसे हम बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। तो हमने क्या किया, एक वायर है हमारे पास, ये काफी लंबा वायर हमने ले लिया, और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है हमने मान लिया। इसका एक एलिमेंट ले लिया हमने, छोटा सा एलिमेंट, इतनी लेंथ पर। वायर तो बहुत बड़ा है, हमने ये DL लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया, और इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, थीटा एंगल बनाते हुए
सी पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये डिस्टेंस क्या है इसकी, आर। इसको समझना है हमें, तो फिर से समझें बायो सेवर्ट लॉ क्या बताता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे बायो सेवर्ट लॉ क्या बताता है। तो बायो सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा हमें किसी भी वायर में फ्लो होने वाले करंट की वजह से। यानी इस लॉ की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर। हमने अभी जाना कि जब किसी वायर में, इस तरह के वायर में, चाहे स्ट्रेट हो जाए किसी भी शेप में हो, उसमें अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो करंट के फ्लो होने की वजह से उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जो छोटे मोटे मैग्नेट को क्या कर सकता है या किसी और भी मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो अब हमने ये जानना है कि हाउ मच डिफ्लेक्शन विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास लेकर आऊंगा तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, या हाउ स्ट्रांगली इट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैग्नेटिक फील्ड। जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को या किसी दूसरे मैग्नेट को कितनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, तो वो सब डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दैट कंडक्टर। यानी इस करंट की वजह से इसके चारों तरफ जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दैट करंट इन दैट वायर। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये पूरा लॉन्ग वायर है तो मैंने उसका एक स्मॉल पीस ले लिया ए बी, जिसकी लेंथ कितनी मान ली मैंने डी एल, डेल्टा एल कह सकते हैं, डी एल कह सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको बताया गया है। और यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट में यहाँ 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 इधर कहीं भी ले सकता हूँ, ये यानी ये तो चारों तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने पढ़ा। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया जिसकी डिस्टेंस आर है, और जो लाइन ज्वाइन कर रही है इस पॉइंट को वो एलिमेंट के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो ये कंडीशन पर हमने बताया। तो बायो सेवर्ट लॉ कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a small current carrying element depends on the following factor। तो अब किन किन बातों पर डिपेंड करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा कि हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू दैट वायर। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही हैवी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और जितना वीक करंट होगा उतना ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एलिमेंट। लेंथ ऑफ एलिमेंट यानी वायर जितनी लेंथ का होगा उसका फील्ड उतना ही बढ़ जाएगा, रीजन उतना ही बढ़ जाएगा। और ये एलिमेंट या वायर की लेंथ जितनी कम होगी उसका फील्ड कैसा होगा, उतना ही कम होगा। ये हमने यहाँ से देख रहे हैं, ये बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास के जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द एलिमेंट। जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का एलिमेंट के साथ जो एंगल है उस एंगल के साइन कंपोनेंट यानी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड लास्ट वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि अब दूर जितना चलते चले जाएंगे हम उतना तेजी के साथ मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। अब बाय कंबाइनिंग above इक्वेशन, इन्हें कंबाइन कर देते हैं हम, देन वी गेट dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IDL sin थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये एक कंडीशन बनती है हमारे पास। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। So this is the magnitude of magnetic
field produced by a current carrying small elements using बायो-सेवर्ट लॉ। तो ये एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आता है। यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 जो हुआ करता है वो हुआ करता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और म्यू नॉट को हम कहा करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये भी एक कांस्टेंट है। जिस तरह से हम वहां पर एप्सिलॉन नॉट यूज किया करते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये dB यानी म्यू नॉट अपॉन 4 IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड आता है हमारे पास किसी भी एलिमेंट यानी स्मॉल लेंथ के एलिमेंट की वजह से। ठीक, ये पूरे वायर की वजह से नहीं है, ये पूरे वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ओनली ड्यू टू दिस लेंथ DL लेंथ। अगर हमें पूरे वायर की वजह से चाहिए तो फिर हम इसको क्या करते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसको इंटीग्रेट करके हम जितनी लेंथ के लिए चाहिए हम उतनी लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो इज इट क्लियर टू ऑल? सभी की समझ में आ रहा है अच्छे से? तो अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसके बारे में समझना है, इसके डायरेक्शन के बारे में समझना है और इसके यूनिट के बारे में समझना है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो इसको चेक करेंगे हम। dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 I r का मल्टीप्लाई किया मैंने r dl साइन थीटा, और r से ही यहाँ क्यूब हो गया। हमने क्या किया, यहाँ ऊपर नीचे r कर दिया, r क्यूब कर दिया। तो अब यहाँ हम एक बात देख रहे हैं कि ये पढ़ा है हमने a क्रॉस b इक्वल्स टू AB साइन थीटा। तो अब मैं ये इस AB साइन थीटा इसको a क्रॉस b लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आया म्यू नॉट अपॉन 4 I r क्रॉस dl अपॉन r क्यूब। तो ये वेक्टर फॉर्म बन जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी r क्यूब। तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ r एंड dl। जो b का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ dB इज परपेंडिकुलर टू बोथ r क्रॉस dl, या r एंड dl दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो कैसे होगा कि अगर मान लो ये x एक्सिस की तरफ है एक, दूसरा y, तो एक z एक्सिस की तरफ आ जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास इधर r है और इधर dl है, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। जो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, वो इधर होगा। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ करता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है हमारे पास डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अब तीसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है यहाँ पर, dB। तो ये जो dB है इसका SI यूनिट जो हुआ करता है वो टेस्ला हुआ करता है। SI यूनिट ऑफ B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। और भी यूनिट हुआ करते हैं इसके, हम धीरे धीरे इसको डिस्कशन करते चलेंगे। बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट है वो क्या है, टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है, B है। तो हर जगह हमें याद रखना है, जहां पर भी हम ये dB जो यूज कर रहे हैं वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, और सिर्फ B यूज करेंगे वो होल मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी वायर की वजह से, जिसका यूनिट क्या हुआ करता है, टेस्ला। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, r क्रॉस dl की हेल्प से, वो भी समझ लेते हैं हम। जैसे ये अगर मेरे पास ऐसे था और ये एलिमेंट है और इधर की तरफ मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये एंगल क्या है, थीटा। तो अब ये देखते हैं हम, अब यहाँ हम समझते हैं कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो कैसे निकालना है, डायरेक्शन। तो इसको हम राइट हैंड पाम रूल समझते हैं, हम स्क्रू रूल भी समझ लेते हैं। इसमें हमारे पास एक स्क्रू रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल भी होता है, कई रूल होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है राइट हैंड पाम रूल। तो हमने क्या करना है, अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में, मान लो ये करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या करना है, अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। यानी करंट ऊपर जा रहा है तो थंब मेरा ऊपर की तरफ चला गया, और फिंगर को स्ट्रेच करना है उस डायरेक्शन में जहां तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये थंब ऊपर गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालना था, तो इधर फिंगर स्ट्रेच किया,
तो जो पुश करने की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो यहाँ पुश करने का डायरेक्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास पुश करने का डायरेक्शन जो है वो है इनवर्ड। तो यहाँ इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, जो डीबी की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड। तो हमेशा याद रखेंगे ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बताता है और इस तरह से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का, डायरेक्शन फाइंड करने का क्या है, राइट हैंड पाम रूल। याद रखेंगे राइट हैंड का थंब स्ट्रेच करेंगे करंट की डायरेक्शन में, करंट ऊपर जा रहा था तो थंब स्ट्रेच कर दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकालना है तो उधर अपनी फिंगर को स्ट्रेच कर दिया, दिस वन, एंड जो पाम पुश करने की डायरेक्शन होगी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। अगर ये करंट अपर डायरेक्शन में है और मुझे इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता तो मैं इसको इधर करता और ये अपनी फिंगर इधर स्ट्रेच करता तो बाहर की तरफ क्या आ गया मेरे पास, बाहर की तरफ ये निकल कर आ जाया करता। अब इसके अलावा दूसरा जो है स्क्रू रूल क्या कहता है, स्क्रू रूल कहता है कि जो DL से R यानी क्या है DL क्रॉस R, तो हमें अपने स्क्रू को उधर घुमाना है जिधर तुम DL से R की डायरेक्शन में, यानी ये वाला एलिमेंट मेरा DL है और ये है R। तो अब क्या करना है, मुझे स्क्रू रखना है यहाँ पर, और स्क्रू रखने पर हमने क्या किया, ये इसको ऐसे हमने इसको रोटेट कराया जैसे हम DL के R की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये हमने इसको यहाँ रखा और ऐसे करके स्क्रू को मैंने क्या कराया, रोटेट कराया। तो जब मैं स्क्रू को ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो स्क्रू क्या करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये हम चेक करते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पर स्क्रू ऐसे रखते हैं और इधर से इधर घुमाना है तो इसको ऐसे घुमाऊंगा स्क्रू को मैं, स्क्रू ड्राइवर सॉरी, तो वो जब इसे करेंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा। और अगर ये R इधर होता हमारा, ये एलिमेंट इधर से इधर आ रहा होता मेरे पास, तो मैं स्क्रू को ऐसे ऐसे करके घुमाता, तो ऐसे घुमाने से स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्शन में आएगा। तो ये स्क्रू रूल भी हम राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ते हैं। इन दोनों ही हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसकी हेल्प, ये हमारा वेक्टर लॉ हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, और वो हमारे पास सीधा सीधा IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड निकल आया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। So this is the magnetic effect of electric current and Biot-Savart law.